सौभाग्य ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। क्या? सभी लड़कियों ने हैरानी से मुंह खोल बड़ी बड़ी आंखों से कहा, रागिनी से? लेकिन वो तो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गई थी ना? चांदनी ने हैरानी से कहा। तुम्हारा भाई भी यही बहाना बना के गया था बच्चा, कि वो इम्पोर्टेंट काम से जा रहा है। आज सुबह ही पता चला कौन सा इम्पोर्टेंट काम था, सौभाग्य ने चांदनी से कहा। वहीं चांदनी तो सदमे में चली गई थी कि जो लड़की उससे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, उसने अपनी ही शादी की बात चांदनी से छुपाई। चांदनी का उतरा हुआ चेहरा देख सर्वज्ञ ने उसकी गाल पर प्यार से किस कर लिया। खुदास मत होना घरवाली, हम उन दोनों की अच्छी खासी क्लास ले लेंगे, सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी को अपनी एक बाजू में भरते हुए कहा। वहीं चांदनी एकदम से लाल हो गई। सर्वज्ञ ने तो पूरे खानदान के आगे बिना किसी शर्म के उसे किस कर लिया था। सर्वज्ञ क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, चांदनी ने शर्माते हुए सर्वज्ञ का हाथ कमर से हटाते हुए कहा। हमने कुछ नहीं देखा, सभी ने इधर उधर देखते हुए कहा। तभी सभी के कान में दादी की जोर की आवाज पड़ी। बाहर धूप में पापड़ की तरह क्यों सूख रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ सब जल्दी, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है, दादी ने दरवाजे पर खड़े ही जोर से कहा ताकि सब सुन लें। वहीं दादी की आवाज सुन रुद्रांशी और मलंग एकदम से बाकी वालों के पीछे चुप गए थे। सभी लोग बिल्कुल सावधान हो लाइन में खड़े थे। अरे अंदर आओ, अब अभी भी वही खड़े हो, चलो अंदर आ जाओ, दादी ने फिर से कहा। सभी फिर सलाइवा गटकते हुए मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे ज्यादा तो सौभाग्य की हालत पतली हो रही थी। वो तो प्रार्थना कर रहा था कि कहीं आज दादी उसे मार ही न डाले। सभी के चेहरे जैसे बने हुए थे और जिस तरह से वो लाइन बना के चल रहे थे, दादी को भी डाउट हो रहा था कि इन्हें हुआ क्या था। वहीं रुको सब, दादी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। दादी की आवाज सुन सभी लोग पहली सीढ़ी पर ही रुक गए। रुद्रांशी ने डर के मारे मलंग को देखा। उसने रुद्रांशी का हाथ पकड़ते हुए उसे शांत हो जाने का इशारा किया। सभी लोगों के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। उन्हें लग रहा था शायद दादी को पता चल गया। दिन भर बाहर रहते हो, पता नहीं कैसे कैसे लोगों की नजर लगती होगी मेरे बच्चों को। पहले मुझे नजर उतार लेने दो, फिर अंदर आना। शुभांगी बेटा जाकर बड़ा कद्दू लेकर आ, दादी माँ ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। उसे शुभांगी की तरफ मुड़ गई। शुभांगी ने हाँ में सर हिला दिया और किचन की तरफ चली गई। शुभांगी किचन में आकर कद्दू उठने लगी थी कि उसके हाथ लगाने से पहले ही सार्थक ने उठा लिया। खुद तो संतरे जितना वेट है तुम्हारा, कब इतना बड़ा कद्दू उठाओगी तो कहीं जमीन में ही ना घुस जाओ तुम। वैसे भी तुम्हारा ये नौकर किस दिन काम आएगा साहिबा, चलो मैं ले चलता हूँ, सार्थक ने शुभांगी की तरफ देखते हुए कहा। अभी तुमने मेरे हाथ से थप्पड़ नहीं खाया है ना, इसलिए लगता है कि मैं हल्की फुल्की हूँ। इससे ज्यादा वेट उठा चुकी हूँ मैं, समझे? लाओ मुझे दो। शुभांगी ने सार्थक के हाथ से कद्दू लेने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसने नहीं दिया। चलो थप्पड़ मारने के बहाने ही सही, तुम मुझे छुओगी तो मैं तो तुम्हारे हाथ से सो थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ जान, सार्थक ने शुभांगी को आंख मारते हुए कहा और कद्दू लिए किचन से बाहर चला गया। वहीं शुभांगी का मुंह तो हल्का खुल गया था। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और गुस्सा करते हुए बोली, बदतमीज कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है, मैं भला इसे क्यों टच करूं? खुद तो पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ मुंह मार के आता है बाहर से, बेशर्म इंसान, इस जैसे कीचड़ को तो मैं कभी हाथ ना लगाऊंगी। शुभांगी भी फिर बाहर चली गई। सार्थक ने कद्दू लाकर दादी को दे दिया। ये लो दादी आपका कद्दू, और थोड़ी देर उस हरी मिर्च को काम मत देना, गले में चोट आई है उसके, जख्म पर दबाव पड़ेगा तो दर्द होगा, कोई भारी काम हो तो मुझे बुला लिया करो, सार्थक ने कद्दू दादी को देते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तूने ठीक किया ये खुद लाकर आया। चल, लड़कियों को परेशान करने के साथ कभी कभी तू उनकी मदद भी कर देता है, यही बहुत है, दादी ने सार्थक से कद्दू लेते हुए कहा। वही शुभांगी तो खामोशी से सार्थक को देख रही थी। उसे तो खुद भी अपनी चोट के बारे में भूल गया था, लेकिन सार्थक को ख्याल था। ये सब सोचकर वो खुद में कुछ तो अजीब सा महसूस कर रही थी। इस लड़के से तो दूर ही रहना पड़ेगा,
अपनी इन्हीं मीठी बातों और झूठी परवाह से बाकी लड़कियों को फंसा रखा है इसने। मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, शुभांगी ने अपने आप को समझाते हुए कहा। दादी ने फिर बड़े कद्दू पर कपूर रख उसे जलाया और उससे अपने सभी बच्चों की नजर उतार दी। अब अंदर आ जाओ, सारी बुरी नजरें मेरे बच्चों से दूर रहे और तुम सब हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहो। दादी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और अंदर हॉल की तरफ आ गई। सभी लोग अभी भी लाइन में दादी के सामने खड़े थे और अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े चेहरे बना रहे थे। तुम लोग अभी भी ऐसे क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास बैठो, दादी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नहीं दादी, कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ी देर बाद आप हमें दौड़ाने ही वाली हो, रुद्र ने धीमी धीमी आवाज में कहा। उसे तो लग रहा था कि जैसे ही दादी को पता चला कि मलंग और रुद्रांशी की शादी हो गई, वो तो उन तीनों भाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगी। क्या बोल रहा तू? और सर्वज्ञ, तेरी वो दुम कहाँ है? मलंग, सुबह से दिखाई नहीं दिया मुझे, कब से उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही हूं, कंजर उठा ही नहीं रहा। रुद्रांशी उसके साथ है क्या? दादी ने सोफे पर से अपना फोन उठाते हुए कहा। मलंग और रुद्रांशी का जिक्र आते ही सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल हाल में मलंग के फोन की रिंग गूंज गई। फोन बजते ही सभी ने अपने माथे पर एक साथ जोर से हाथ मारा। ये तो मलंग का फोन है ना? तुम लोगों में से किसी के पास है क्या? कब से देख रही हूं तुम सभी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हो। बताओगे कि आखिर बात क्या हुई है? क्योंकि इतना तो मुझे पता चल गया है कि आज कोई कांड करके आए हो, दादी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। सभी लोग फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब दादी को बताना तो पड़ना ही था, आखिर कब तक ही वो सब छुपा पाते। दादी, आपसे एक बात करनी है, सर्वज्ञ ने दादी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बोलना, मुझे भी जानना है कि आखिर बात क्या है, दादी ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए कहा। फिर अचानक से सर्वज्ञ के पीछे से मलंग निकलकर आगे आ गया। मलंग को ऐसे शेरवानी में सजा हुआ देखकर दादी हैरानी से उसे देखने लगी। तूने भी शादी कर ली? दादी ने घबराई हुई आवाज में मलंग को देखकर कहा और एकदम से सोफे पर बैठ गई। असल में दादी को इस बात का बुरा नहीं लगा था कि मलंग ने शादी कर ली थी, क्योंकि ये तो उस घर का रोज का ही ड्रामा था। कोई न कोई शादी करके आ ही जाता था। बुरा तो उन्हें अपनी रुद्रांशी के लिए लग रहा था। दादी जानती थी कि रुद्रांशी मलंग को पसंद करती है और उन्हें लग रहा था कि मलंग ने शायद किसी और से शादी कर ली। दादी, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर प्लीज ऐसे उदास मत होइए। आप मुझे मार लो पर प्लीज रोइए मत, लगे एकदम से दादी के पास था घुटनों पर बैठते हुए कहा। बाकी सब लोग भी दादी को ऐसे देखकर एकदम से घबरा गए थे और सारे दादी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। उन्हें लगा था दादी गुस्सा करेगी, लेकिन दादी की ऐसी हालत देखकर तो सभी डर गए थे। दादी की मार तो वो प्रसाद समझकर खा लेते थे, लेकिन दादी की उदासी उनमें से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे बच्ची, मेरी रुद्रांशी कहाँ है? कोई पता करो। पता नहीं कहाँ हो कि मेरी बच्ची, दादी ने एकदम से रोते हुए कहा। दादी को लग रहा था कि शायद रुद्रांशी मलंग की शादी की खबर सुनकर कहीं गायब हो गई थी। उनके दिमाग में कहीं सारे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। दादी, मैं यहीं हूं। अगले ही पल रुद्रांशी की आवाज दादी के कान में पड़ी। रुद्रांशी फिर सबको साइड करते हुए खुद दादी के सामने आकर मलंग के साथ ही घुटनों के बल बैठ गई। रुद्रांशी को देखकर दादी को चैन आ गया था। रुद्रांशी को दुल्हन के जोड़े में सजा हुआ देखकर दादी इतना तो समझ गई थी कि मलंग ने शादी किसी और से नहीं बल्कि रुद्रांशी से ही की थी। तूने भी मेरे बिना ही शादी कर ली। तेरी इस दादी ने तो तेरे लिए बहुत सपने सजाए थे बेटा, तू तो मुझ पर भरोसा करती, दादी ने रुद्रांशी की तरफ देखते हुए उदास सी आवाज में कहा। सॉरी दादी, हालात ही ऐसे हो गए थे कि प्लीज हमें माफ कर दो, रुद्रांशी ने दादी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। माफी कैसी बेटा, मैं तो तेरे से नाराज ही नहीं हूं, क्योंकि जानती हूं इसमें तेरा कसूर नहीं है। इसमें तो किधर गया ये? इसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। सारे घर के सारे बच्चे बिगाड़ दिए हैं इस नालायक ने, दादी ने सौभाग्य को ढूंढते हुए कहा, जो पहले ही वहां से अपनी बीवी को साथ लिए रफू चक्कर हो गया था। सभी लोग फिर हंसने लगे थे और सभी ने दादी को हग कर लिया।
वहीं घर में मौजूद कोई किसी से वीडियो कॉल पर उन्हें दिखा रहा था। हो लो खुश जितना होना है, जल्द ही ये खुशी मातम में बदलने आ रहा हूं मैं। वीडियो कॉल पर दूसरी साइड मौजूद शख्स ने कहा। सौभाग्य लक्ष्मी को ले घर से निकल गया था। वो कुछ देर दादी की नजरों से दूर ही रहना चाहता था, लेकिन अपने छोटे कछुए के बिना भी उसका गुजरा नहीं था। इसीलिए वो लक्ष्मी को भी साथ ले आया। पतिदेव, हम कहाँ जा रहे हैं? अपने ही घर से कोई ऐसे भागता है क्या पतिदेव? लक्ष्मी ने सौभाग्य की तरफ देखते हुए पूछा, जो इस वक्त ड्राइव करने में बिजी था। सौभाग्य ने ड्राइव करते हुए रोड की ओर देखते ही जवाब दिया, जिस घर में चामुंडा देवी का राज हो, वहां से भागने में ही भलाई है। अब तुम क्या चाहती हो? वहां रुककर दादी की मार खाता। आज तो वो चामुंडा देवी इतने गुस्से में थी कि हंटर, बेलन, चप्पल, झाड़ू और भी बचा खुचा अपना हर अस्त्र मुझ पर बरसाती। अब थोड़ी देर अपने पतिदेव के साथ समय बिता लो ना मेरे छोटे कछुए। अब थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लक्ष्मी ने छोटे बच्चों जैसे मुंह फूलते हुए कहा। और कितना सब्र करूं पतिदेव? पिछले 1.5 घंटे से तो आप बस ड्राइव किया जा रहे हो। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि हम लोग जहां कहां रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता तो आपके फार्म हाउस का भी नहीं है। सौभाग्य ने लक्ष्मी की थाई पर हाथ रखते हुए कहा, अगर बता दूंगा तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा बुद्धू? बस 15 मिनट और सब्र कर लो, फिर हम पहुंच जाएंगे। सौभाग्य की बात सुनकर फिर लक्ष्मी चुपचाप बैठ गई। उसका मुंह अभी भी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था और नाक तो गुस्से से लाल हो गई थी। लक्ष्मी इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। एक तो वो अचानक से उसे परिवार से दूर ले आया और अब बता भी नहीं रहा था कि कहाँ ले रहा था। थोड़ी देर बाद कार ने एक बड़ी सी हवेली के सामने ब्रेक लगाई। सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखा तो वो अभी भी बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बस बैठी हुई थी। सौभाग्य ने एक गहरी सांस लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया और फिर मुड़कर लक्ष्मी की तरफ आ गया। सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ का दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लक्ष्मी ने गुस्से से सौभाग्य के हाथ की तरफ देखा और फिर सौभाग्य की तरफ देखकर बोली, आप बहुत गंदे हो पतिदेव। सौभाग्य के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई और उसने आगे बढ़कर लक्ष्मी को सीधा अपनी बाहों में ही उठा लिया। लक्ष्मी की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसने सोचा नहीं था कि सौभाग्य इस तरह से अपनी बाहों में उठा लेगा। लक्ष्मी महल में अगर मेरी लक्ष्मी ही नहीं आएगी तो फिर मेरा ये महल बनवाने का क्या फायदा? सौभाग्य ने बड़े प्यार से लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा। वही सौभाग्य की बात सुनकर लक्ष्मी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। उसने गर्दन घुमाकर सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों के सामने एक आलीशान सा महल था। साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़ा बड़ा लक्ष्मी महल लिखा हुआ था। लक्ष्मी की आंखें हल्की नम हो गई थीं। लक्ष्मी की आंखें इसलिए नहीं भर आई थीं क्योंकि सौभाग्य ने उसके नाम पर महल बनवाया था, बल्कि इसलिए नम हो गई थी क्योंकि सौभाग्य ने वो महल बिल्कुल वैसा बनवाया था जैसे लक्ष्मी ने अपनी ड्राइंग बुक पर ड्रॉ किया था। उसने तो बस अपनी नादानी में एक महल बस इमेजिन करके ड्राइंग बुक में बना दिया था, लेकिन लक्ष्मी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ये इमेजिनेशन भी कोई सच में पूरी कर देगा। आपने ये मेरे लिए बनवाया? लक्ष्मी ने नम आंखों से सौभाग्य की तरफ देखते हुए पूछा। सौभाग्य ने लक्ष्मी के चेहरे पर थोड़ा झुकते हुए उसके माथे को चूम लिया और बड़े प्यार से कहा, अपने छोटे कछुए की हर विश पूरी करना मेरा काम है। तुम भूल गई क्या? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी हर एक ख्वाहिश जो मेरे हाथ में होगी वो मैं जरूर पूरी करूंगा। अब यही बातें करने का इरादा है? अंदर चलकर देखोगी नहीं कैसा है ये महल? मेरी लक्ष्मी का लक्ष्मी महल। लक्ष्मी से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बस सौभाग्य के सीने से लग गई और उसने अपनी बाहें सौभाग्य के कंधे पर लपेट ली। सौभाग्य फिर मुस्कुराते हुए लक्ष्मी को आगे ले गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही सौभाग्य रुक गया। छोटे कछुए, ऐसे मुंह छुपाकर क्यों बैठे हो? सामने देखकर बताओ तो सही, कैसा लगा तुम्हें सब? सौभाग्य ने प्यार से लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी ने फिर धीरे से अपना सर सौभाग्य की गर्दन से उठाकर सामने देखा। महल का दरवाजा काफी खूबसूरत था। लक्ष्मी ने महल के दोनों दरवाजों पर देखा, जहां कांच पर लक्ष्मी की तस्वीर दोनों तरफ बनी हुई थी। लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी,
और आंखें के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लक्ष्मी को रोता हुआ देखकर सौभाग्य ने कहा, क्या यार छोटे कछुए, तुम मेरी मेहनत पर आंसू फेरने वाले काम मत करो। मैंने ये सब तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए किया है, ना कि आंसू देखने के लिए, समझी? लक्ष्मी ने एकदम से छोटे बच्चों जैसे जोर जोर से रोते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरी आंखें खुद आंसू बहा रही हैं। मैं जानबूझकर थोड़ी ना रो रही हूं। लक्ष्मी को देखकर तो सौभाग्य को हंसी आ रही थी। उसने लक्ष्मी को अपने पास करते हुए उसका माथा फिर से चूम लिया। सौभाग्य ने लक्ष्मी को अपनी बाहों से उतार दिया और उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें शादी के बाद कोई गिफ्ट देना चाहता था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूं जो तुम सच में चाहती हो। इस महल में सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम चाहती थी। अब थोड़ी देर रुको, मैं 2 मिनट में आता हूं। सौभाग्य ने प्यार से लक्ष्मी की आंखों में देखते हुए कहा और उसकी गाल को किसकर अंदर चला गया। सौभाग्य के अंदर जाने के बाद लक्ष्मी आसपास नजरें घुमाकर देख रही थी। वहां के गार्डन का एक एक फूल भी उसी रंग का था जैसे उसने पेंटिंग में ड्रॉ किया हुआ था। लक्ष्मी को अपने दिल में आज बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही थी कि उसे सौभाग्य जैसा पति मिला था, जिसने उसका सपना, असल में सपना भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कुछ लक्ष्मी ने सोचा ही नहीं सच हो सकता था। वो तो उसकी कल्पना थी जिसे सौभाग्य ने सच कर दिया था। थोड़ी देर में सौभाग्य अपने हाथ में एक थाल पकड़े हुए दरवाजे के पास वापस आ गया। सौभाग्य ने वो थाल महल की दहलीज के अंदर रख दिया और लक्ष्मी की तरफ देखने लगा। लक्ष्मी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो थाल आलते से भरी हुई थी। सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम पहली बार अपने इस आशियाने में आ रही हो। इस महल में हमारी बहुत सी यादें जुड़ेंगी लक्ष्मी, जो लाइफ के अगले सफर में हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इस महल में मैं तुम्हारे साथ हर एहसास जीना चाहता हूँ। मुझे ज्यादा रीति रिवाज नहीं आते, लेकिन जितना जानता हूँ लक्ष्मी के पैर घर के लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए तुम अंदर आओ और अपने प्यारे से पैरों की छाप इस महल के फर्श पर छोड़कर इस महल को खुशियों से भर दो। लक्ष्मी की आंखें जो थोड़ी देर पहले ही बहना बंद हुई थीं, एक बार फिर से बहने लगीं। उसने अपना हाथ सौभाग्य के हाथ में दे दिया और अपने दोनों पैर आलते से भरी हुई थाल में रख दिए। लक्ष्मी फिर सौभाग्य का हाथ थामे हुए धीरे धीरे अपने पैरों की लाल छाप छोड़ते हुए महल के अंदर आ गई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा तो हर एक दीवार, हर एक कोना बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने इमेजिन किया था, जैसा उसने अपनी ड्राइंग बुक में बनवाया हुआ था और उसके बारे में लिखा हुआ था। लक्ष्मी तब सिर्फ 8 साल की थी, इसीलिए उसकी ये कल्पना उसके दिल के बहुत करीब थी। लक्ष्मी अपने लिए एक डिज्नी प्रिंसेस जैसा महल इमेजिन करती थी, इसलिए उसने वो सब ड्राइंग बुक में बनाया था। बचपन से ही उसके हाथों में काफी जादू था, इसलिए वो काफी अच्छी तस्वीर बनती थी। सौभाग्य लक्ष्मी को बताए बिना उसके घर गया और उसकी वो ड्राइंग बुक उठा लाया था, जो उसने तब देखी थी जब वो लक्ष्मी के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने गया था। उसने सोच लिया था कि वो अपनी लक्ष्मी को वहीं गिफ्ट देगा जिसकी चाहत उसने बचपन से की हो। लक्ष्मी की तस्वीर अच्छी थी, इसलिए सौभाग्य को आसानी हो गई और उसने सब कुछ वैसा ही बनवा दिया। लक्ष्मी का दिल तो खुशी से ही भारी हो गया था, जैसे उससे इतनी सारी खुशियां संभाली ही नहीं जाने वाली थीं। कैसा लगा? सौभाग्य ने लक्ष्मी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सौभाग्य का हाथ अपने पेट से हटाकर अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने साथ खींचते हुए आगे को बढ़ गई। सौभाग्य जनता तो नहीं था कि लक्ष्मी उसे कहाँ लेकर जा रही थी, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ खींचता हुआ चला गया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर लक्ष्मी खुद सीढ़ी के स्टेप पर खड़ी हो गई और सौभाग्य नीचे जमीन पर ही खड़ा था। उन दोनों का चेहरे अब बिल्कुल आमने सामने हो गए थे। लक्ष्मी ने अपनी बाहें सौभाग्य की गर्दन में लपेट ली और सौभाग्य ने अपनी बाहें लक्ष्मी की कमर पर। लक्ष्मी खामोशी से बस सौभाग्य के चेहरे को देख रही थी। उसके पास तो जैसे लफ्ज ही खत्म हो गए थे जो इस महल की खूबसूरती को बयां कर सकते। लक्ष्मी की इमेजिनेशन, उसका वो डिज्नी प्रिंसेस जैसे महल वाला सपना आज हकीकत बनकर उसके सामने था। अब ऐसे ही देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी?
सौभाग्य ने प्यार से लक्ष्मी की तरफ देखते हुए बोला। लक्ष्मी ने कुछ देर की चुप्पी तोड़ने के बाद कहा, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मुझे नहीं पता इस वक्त मैं क्या कहूं, लेकिन मेरा दिल बस एक ही चीज कहना चाहता है, दैट आई लव यू सौभाग्य। फिर से कहो। सौभाग्य ने आंखों में एक चमक लिए हुए लक्ष्मी की तरफ देख उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, आई लव यू। लक्ष्मी ने सौभाग्य की आंखों में देखते हुए दोहराया, ना, ऐसे नहीं, पहले जैसे तुमने मेरे नाम के साथ कहा, बिल्कुल वैसा सुनाना है मुझे। सौभाग्य ने लक्ष्मी की नाक से अपनी नाक सहलाते हुए कहा। दूसरी तरफ राजावत मेंशन में मल्हार के कमरे में सर्वज्ञ उसके पीछे भाग रहा था और मल्हार उससे बचते हुए आगे, अरे भाई सब समझा दूंगा, पर पहले मौका तो दे। मल्हार ने एक टेबल के इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, चुपचाप मुझसे 2 लाफे खा ले, फिर सुनूंगा तेरी बकवास। साले, कहाँ मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए कि तेरे सर पर सहरा मैं बांधूंगा, और कहाँ तूने मुझे शादी देखने तक नहीं बुलाया। कुत्ते नमकहराम, ठहर जा तू। सर्वज्ञ ने मल्हार को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, यार बात को समझ, टाइम ही नहीं मिला। आज तुझे बताने ही ऑफिस आ रहा था, उससे पहले दादी को पता चल गया। मल्हार ने अपनी सफाई देते हुए कहा। सर्वज्ञ ने एकदम से मल्हार को पकड़ लिया और उसे झुकाकर उसकी पीठ पर कोहनी से मारने लगा। तेरी बकवास पर मैं विश्वास क्यों करूं? मेरी शादी भी जल्दबाजी में हुई, लेकिन क्या मैंने तुझे नहीं बुलाया था बेकुत्ते? जंगली सुअर की तरह नाचा था तू उस दिन, याद है? सर्वज्ञ ने मल्हार को एक घुमा के झाप दियाच मारते हुए कहा, अबे चेहरे पर मत मार यार, एक तो तेरी वो जली भुनी साली वैसे भाव नहीं देती, शक्ल खराब कर देगा तो और ध्यान नहीं देगी मुझ पे। मल्हार ने बच्चों जैसे रोने की एक्टिंग करते हुए कहा। सर्वज्ञ ने मल्हार को सीधा कर दिया और उसकी गर्दन में बाजू लपेटते हुए पूछा, तो तूने उससे जबरदस्ती शादी की? मल्हार ने सर्वज्ञ की कमर में हाथ डाला और उसे खींचता हुआ सोफे तक ले आया। दोनों फिर आराम से बैठ गए। उसे तो पता ही नहीं था कि मैंने हॉस्पिटल बिल्स के साथ उसके साइन शादी के कागजों पर भी ले लिए थे। मैंने उससे कोर्ट मैरिज की है, बिना उसी बताए। तो तू बता, जहां दुल्हन को ही नहीं पता उसकी शादी हो रही, तू वहां क्या करता? छूनक ने बजाता। मल्हार ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए अपनी गाल मलते हुए कहा, जहां सर्वज्ञ ने एक जोरदार लाफा लगाया था। मल्हार ने सर्वज्ञ को सब बता दिया कि कैसे रागिनी की मदद करने और अपने प्यार को पाने के लिए उसने रागिनी से शादी की थी। तू तो सबसे 2 कदम आगे निकला बे। हम तो बस परिवार वालों को शादी के बारे में नहीं बताते, तूने तो दुल्हन को ही नहीं बताया। सर्वज्ञ ने हंसते हुए कहा। मल्हार को भी हल्की हंसी आ गई, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में एक अलग परेशानी थी। वो सब छोड़ यार, अब मुझे कोई आइडिया दे, मैं क्या करूं? रागिनी को पता चल गया होगा कि मैंने उससे परिवार वालों को लेके झूठ बोला है, उसे इस शादी में रोकने के लिए। प्लीज मुझे इनमें उस एटम बॉम्ब से थोड़ी देर बचा ले। वो कहीं गुस्से में शादी ना तोड़ दे। पहले ही बड़ी मुश्किल से माफ किया था उसने मुझे, अब पता नहीं कितना नाराज हो जाएगी। मल्हार ने रोंदू सा मुंह बनाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ सोचता हूं। सर्वज्ञ ने मल्हार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो भी जानता था कि मल्हार ने सब अपने प्यार रागिनी की मदद के लिए किया था। वो उस लड़की को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। दूसरी ओर दादी रुद्रांशी और मलंग के साथ अभी भी हॉल में बैठे हुए ही बातें कर रही थीं। दोनों के राज एक दूजे के आगे खुल गए थे कि दोनों तो बहुत वक्त पहले से एक दूजे को चाहते थे। तुम दोनों को साथ देखने की इच्छा तो मुझे कब से थी, लेकिन इस नालायक के तेरा हाथ मांगने का इंतजार कर रही थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा आप अपना कोहिनूर का हीरा मुझे क्यों दोगी दादी? मुझे लगा आपको इसके लिए इसके भाइयों जैसा कोई काबिल लड़का चाहिए होगा। मलंग ने सर झुकाए जवाब दिया। और तुम्हारी इसी बेवकूफी की। आह, रुद्रांशी कुछ कहने वाली थी कि उसके सर में एक जोरदार दर्द हुआ। अरे बेटा आराम से, सर की चोट है, तुम ज्यादा किसी बात की परेशानी मत लो। अब तो हो गया ना जो तू चाहती थी। चल जा, अभी आराम कर ले, बाकी बातें छोड़, हम बाकी बातें सुबह कर लेंगे। मलंग बेटा कमरे में ले जा इसे। दादी ने मलंग की तरफ देखते हुए कहा। जी दादी। मलंग ने रुद्रांशी को गोद में उठा आगे बढ़ते हुए कहा। वो 2 कदम ही चला था कि दादी की आवाज आई। उधर कहाँ जा रहा है? अब से ये तेरे साथ तेरे कमरे में रहेगी। वो अब तेरी बीवी है, उसे अपने कमरे में ले जा
और उसका अच्छे से ख्याल रख। दादी ने मलंग से कहा। जी दादी, मलंग ने कहा और रुद्रांशी को अपने कमरे में ले गया। वो दोनों अब एक कमरे में रहने वाले थे। ये सोचकर दोनों ही अंदर नर्वस हो रहे थे। चन, होप यू लाइक दिस एपिसोड। आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताना। लव यू ऑल माय डियर रोजेस। फिर रेस्ट करना, तुम्हें आराम से नींद भी आ जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। मलंग ने रुद्रांशी के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। रुद्रांशी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने मलंग का हाथ अपने सर से हटाते हुए चूम लिया। थैंक यू, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे उस कमीने से बचने के लिए। मैं तो सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम्हें पता है, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि शायद मेरी शादी सच में उसके साथ। रुद्रांशी इतना कहकर चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह गए। अगले ही पल मलंग ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। मलंग ने अपना माथा रुद्रांशी के माथे से लगा लिया, जैसे उसे महसूस करना चाहता हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी उससे होने देता? तुम मेरी गैलरी हो और सिर्फ मेरी हो। मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए उसने तुम्हें तकलीफ दी। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। मलंग ने रुद्रांशी की गल को टच करते हुए कहा। प्लीज मुझे कभी खुद से दूर मत करना। हमेशा अपने पास रखने की कोई दूसरा मेरे पास ना आए, मुझे किसी और का चुन अच्छा नहीं लगता। उस नाली के कीड़े ने भी छुआ तो बहुत गंदा लगा। रुद्रांशी ने एकदम से मलंग के सीने से लगते हुए कहा। मलंग से रुद्रांशी के वो आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी जाकर सौरभ को गोली मार दे। तुम्हें पता, उसने मुझे जबरदस्ती टच किया। उसने मेरे बाल भी खींचे। मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत गंदा लगा। उसने मुझे छू के गंदा कर दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूं, सिर्फ मलंग ही रुद्रांशी को छू सकता है। रुद्रांशी ने मलंग के सीने से लगे हुए उसे शिकायत करते हुए कहा। मलंग का जबड़ा कस गया था और उसकी आंखें हल्की नम हो गई थीं। उसे तो सोचकर ही अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था कि रुद्रांशी के बालों को सौरभ ने खींचा था, क्योंकि उस बेचारी के सर में तो पहले ही चोट की वजह से दर्द था। पता नहीं उस वक्त कितना दर्द सह होगा उसने। मुझे बताओ, कहाँ टच किया उसने? मलंग ने खुद के इमोशंस कंट्रोल कर रुद्रांशी से अलग हो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछा। यहाँ मारा उसने। रुद्रांशी ने बड़ी मासूमियत से अपनी गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मलंग ने अगले ही पल बड़े प्यार से उसकी गाल पर किस किया। उसने मेरे बाल भी खींचे, यहां भी छुआ। उसने फिर अपने बालों और गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मलंग में फिर बड़े प्यार से रुद्रांशी के बालों में अपना हाथ डाला और उन्हें सहलाते हुए उसके माथे पर आए बोल हल्के से चूम लिए। अगले ही पल उसने अपने होंठ रुद्रांशी की गर्दन पर रखे, जिस पर रुद्रांशी एकदम से कांप गई थी। बलम ने बड़े प्यार से अपनी हल्की हल्की किसेस से रुद्रांशी की गर्दन को भर दिया। और कहाँ छुआ? मलंग ने रुद्रांशी के लाल चेहरे को देखते हुए पूछा। उसने मुझे जबरदस्ती अपनी बाहों में भरकर पास खींचा। मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे गंदा किया। रुद्रांशी ने किसी छोटे बच्चों की तरह मायूसी भरा चेहरा बनाते हुए कहा। मलंग ने फिर अगले ही पल रुद्रांशी की कमर पर अपने हाथ रख लिए और धीरे धीरे उसकी कमर सहलाने लगा। अब से बस तुम इन्हीं बाहों में रहोगी गुलहरी। मैं किसी की बुरी नजर तक तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। मलंग ने प्यार से रुद्रांशी के माथे को चूमते हुए कहा। रुद्रांशी फिर एक मुस्कुराहट के साथ दोबारा से मलंग के सीने से लग गई और इस बार मलंग ने भी उसे मानो अपने सीने में छुपा ही लिया था। दोनों एक दूसरे की बाहों में सकून महसूस कर अपनी पूरी दुनिया सजा रहे थे। लक्ष्मी महल में। लक्ष्मी, बस एक बार मेरा नाम ले लो ना, बस एक बार। मैं तुम्हें ज्यादा बार नहीं बोलूंगा, सौभाग्य रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। सौभाग्य बड़ी बेसब्री से लक्ष्मी के मुंह से अपने नाम को सुनने का इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी को सौभाग्य की आंखों में अपने मुंह से उसका नाम सुनने की चाहत साफ नजर आ रही थी। लक्ष्मी हमेशा ही सौभाग्य को प्रोफेसर या पतिदेव कहा करती थी, लेकिन उसने कभी सौभाग्य को उसके नाम से नहीं बुलाया था। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी ये विश पूरी कर देती हूँ। आपने आज पूरी दुनिया मेरे नाम कर दी।
आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अगर मुझे पाप भी लगेगा तो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपकी ये विश जरूर पूरी करूंगी। लक्ष्मी ने एक मुस्कुराहट के साथ सौभाग्य की तरफ देखते हुए कहा और अपनी बाहें सौभाग्य की गर्दन पर लपेट ली। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ा रुक कर लक्ष्मी ने फाइनली उसका नाम लिया। मेरे सौभाग्य जी। लक्ष्मी ने प्यार से सौभाग्य की आंखों में देखते हुए कहा। वही सौभाग्य के चेहरे पर तो खुशी के मारे बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सौभाग्य ने अगले ही पल लक्ष्मी को सीने से लगा लिया और हल्का सा उठाकर उसे गोल गोल घुमा दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे छोटे कछुए। आई लव यू लक्ष्मी। सौभाग्य सिंह राजावत। सौभाग्य ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, जिससे आसपास की जगह सौभाग्य की आवाज से गूंज गई थी। लक्ष्मी तो सौभाग्य की हरकत देखकर जोर जोर से हंसने लगी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सौभाग्य जैसा इंसान, जिसे वो शादी से पहले काफी ज्यादा सीरियस और इंट्रोवर्ट टाइप का प्रॉपर प्रोफेसर टाइप मटेरियल समझती थी, वो भी ऐसा बिहेव कर सकता था। सौभाग्य ने घूमना तो बंद कर दिया, लेकिन लक्ष्मी को उसी तरह उठाए रखा। दोनों कुछ पल एक दूजे को प्यार से देखते रहे। लक्ष्मी ने फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सौभाग्य की ओर देख कहा, सच में आपने तो मेरा सपना सच कर दिया। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पीछे सौभाग्य की तरफ मुड़कर कहा और उसके सीने से लग गई। लक्ष्मी को सौभाग्य ने लक्ष्मी को नीचे उतार दिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हारा इतना रूखा सूखा थैंक यू नहीं लेने वाला छोटे कछुए। मैंने तुम्हारा सपना सच किया है, तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करोगी? लक्ष्मी ने चेहरा उठाकर ऊपर सौभाग्य की तरफ देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, बोलिए आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी महल में लक्ष्मी सबकी इच्छा पूरी करेगी। बोलो, आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरे हाथों में हुआ तो मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगी आपकी वो विश पूरी करने के लिए। सौभाग्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने लक्ष्मी को अपनी गोद में उठा लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी ने बड़ी बड़ी आंखों से सौभाग्य की तरफ देखते हुए पूछा। सौभाग्य ने एक मुस्कुराहट के साथ लक्ष्मी की तरफ देखा और उसकी नाक पर किस करते हुए बोला, तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूं, वहां बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। सौभाग्य की बात सुनकर लक्ष्मी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी और वो चुपचाप सौभाग्य की बाहों में सिमटी रही। कुछ देर बाद वो दोनों महल के पीछे बने गार्डन में थे और सौभाग्य उसे उस गुलाब के फूलों से भरे हुए गर्दन के बीचों बीच एक वुडन के कमरे में ले आया था। कमरे को देखकर लक्ष्मी की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि कमरा जिस तरह से सजा हुआ था, लक्ष्मी के दिल को कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। पूरा कमरा गुलाबों और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजाया हुआ था। शाम के वक्त वहां रोशनी कम थी और वो सारी डेकोरेशन मानो चमक रही थी। बेडशीट जो कि व्हाइट कलर की थी, उसके ऊपर बड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियां से दिल बना हुआ था। लक्ष्मी ने टीवी में देखा था कि ऐसा कमरा तो फर्स्ट नाइट पर ही सजाया जाता था। लक्ष्मी कमरा देखने में बिजी थी और सौभाग्य उसके एक्सप्रेशंस। अगले ही पल सौभाग्य की नर्वस सी आवाज लक्ष्मी के कानों में पड़ी, ये मेरी विश है। बोलो, क्या तुम पूरी करने को तैयार हो या मुझे और इंतजार थोड़ा करना होगा? लक्ष्मी ने सौभाग्य की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा। लक्ष्मी की निगाहें सौभाग्य के चेहरे से होते हुए उसके हाथों में पकड़ी एक गुड़िया पर आ गई। लक्ष्मी के चेहरे पर उस गुड़िया को देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। लक्ष्मी ने अगले ही पल वो गुड़िया सौभाग्य के हाथों से ले ली। तो आपको बेटी चाहिए? लक्ष्मी ने शर्माते हुए पलके उठाकर सौभाग्य की तरफ देखकर पूछा। सौभाग्य ने एक नर्वस सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। सौभाग्य का जवाब देख लक्ष्मी के चेहरे की मुस्कुराहट पहले से ज्यादा गहरी हो गई और उसने अपनी पलकें शर्माते हुए झुका ली। लक्ष्मी ने वो गुड़िया साइड में टेबल पर रख दी और धीरे धीरे सौभाग्य की तरफ आते हुए उसकी बाहों में समा गई। सौभाग्य ने लक्ष्मी पर थोड़ा सा झुकते हुए उसके कान को चुम्मा और मदहोश सी आवाज में कहा, मैं आज हमारे बीच की हर हद मिटा देना चाहता हूँ लक्ष्मी। आज मैं हद पार करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारी मर्जी की भी इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हारे करीब तभी आऊंगा जब तुम्हारी भी मर्जी शामिल हो। क्या मैं आज पापा बनने की तैयारी शुरू कर लूं? छोटे कछुए,
लक्ष्मी के हाथ तो सौभाग्य के कोट पर कस गए। लक्ष्मी ने शर्माते हुए बस धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और अपना चेहरा सौभाग्य के सीने में और ज्यादा छुपा लिया। सौभाग्य के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। उसने जो काफी वक्त तक इंतजार किया था, उसका वो इंतजार आज खत्म हो गया था। वो हमेशा से ये सोचकर रुक जाता था कि लक्ष्मी शायद अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आज लक्ष्मी ने भी उसे इजाजत दे दी थी उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की। सौभाग्य के हाथ जो लक्ष्मी की कमर पर थे, धीरे धीरे उसकी बॉडी पर चलने लगे। सौभाग्य के एक हाथ ने लक्ष्मी की ड्रेस की जिप खोल दी। लक्ष्मी को जैसे ही महसूस हुआ कि उसकी जीप खुल चुकी थी, उसकी सांसें अब अटक अटक कर चलने लगी थीं। उसने कल सौभाग्य की दिखाई एडल्ट वीडियो में देखा ही था कि आगे क्या होने वाला था, और वो सब सोचकर लक्ष्मी की तो सांसें सूखने लगी थीं। अगले ही पल लक्ष्मी को सौभाग्य के होंठ अपने गर्दन पर चलते हुए महसूस हुए, जिस पर उसने एक गहरी सांस खींच ली। लक्ष्मी के हाथ तो सौभाग्य के कोट पर कसते ही जा रहे थे। सौभाग्य के एक हाथ ने लक्ष्मी के कंधों से उसकी स्ट्रैप्स नीचे कर दी, जिस पर लक्ष्मी की ड्रेस एकदम से जमीन पर गिर गई। लक्ष्मी तो अब बिल्कुल ही शर्म में पानी पानी हो गई थी। दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में सोफे पर बैठा एक आदमी सिगार पी रहा था। उसके आसपास लगभग 10 आदमी खड़े थे और सभी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो खबर पक्की है कि वो उसी का बेटा है? उसे आदमी ने अपने सामने खड़े आदमियों की तरफ देखते हुए पूछा। जी बॉस, हमने पूरा बैकग्राउंड निकाल पर फिर ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि सर्वज्ञ सिंह राजावत उसी का बेटा है। उसकी तो बहुत बड़ी फैमिली है और हमारे सामने ऐसे रहता है जैसे उसके आगे पीछे कोई नहीं है। एक आदमी ने उस सिगार पीते आदमी की तरफ देखते हुए कहा। उसे शायद ये गलतफहमी थी कि अपने परिवार से दूर होकर वो उन्हें बचा लेगा। अब देखो मैं कैसे उसके परिवार को काबू कर उसे अपने सामने घुटनों पर लाता हूँ। माफिया वर्ल्ड पर तो सिर्फ मेरा राज होगा, लुका का राज। लुका ने शीघ्र का एक कश लेते हुए कहा और जोर जोर से हंसने लगा। बॉस, आगे हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? एक आदमी ने लुका की तरफ देखते हुए पूछा। इंडिया चलने की तैयारी करो। अपने प्यारे दोस्त की फैमिली से भी तो मुलाकात करनी है मुझे, लुका ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। लुका की बात सुनकर सभी आदमियों ने अपना सर झुका लिया और वहां से निकल गए। जो रुतबा, जो पावर मैं डिजर्व करता था, वो तुमने मुझसे छीन लिया। धोखा दिया तुमने मुझे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जिस परिवार से दूर रहकर तुम उन्हें मेरी नजरों से बचा रहे थे, मैं इस परिवार को तुम्हारी आंखों के सामने तबाह कर दूंगा। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बेटे को मार डाला, और अब मैं तुम्हारे हर बेटे की चिता तुम्हारे सामने जलाऊंगा। लुक्का ने गुस्से से अपने दांत पीचकर कहा। उसने सिगार नीचे पहन उसे पर जोर से पैर मार उसे मसलने लगा। राजावत मेंशन में रुद्र शिवम से मिलकर अभी अभी कमरे में आया था। कमरे में आते ही वो चारों तरफ माही को ढूंढने लगा। माही इस वक्त बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। माही को देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो भी बालकनी में उसके पीछे आ गया। रुद्र ने माही को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी गाल से अपनी गाल लगाते हुए बोला, क्या बात है चौको, क्या सोच रही हो? रुद्र की बात सुन माही पीछे रुद्र की तरफ मुड़ गई। माही का चेहरा देखते ही रुद्र की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थीं। वो परेशान नजर आने लगा। माही का चेहरा इस वक्त आंसुओं में डूबा हुआ था। रुद्र ने जल्दी से माही के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बड़ी परवाह भरी आवाज में बोला, क्या बात है चौको, तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। मेरी चॉकलेट फ्लेवर वाइफी की आंखों में आंखें आंसू क्यों हैं? फिर से किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ ना चौको, मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा, तुम्हारी बहन या उसका वो मक्कार पति। बताओ तो क्या? रुद्र तो इतना परेशान हो गया था कि नॉनस्टॉप बोले ही जा रहा था। वो तो माही को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। माही ने जब रुद्र को इतना परेशान देखा तो उसने बस रुद्र के कॉलर से उसे नीचे खींच लिया और अगले ही पल अपने होंठ उसके होठों पर रख लिए। वहीं रुद्र तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी चौकों के छूते ही रुद्र का प्रोसेसर स्लो हो गया। डन। शिमर शाइन, डियर वेस्ट टू मी आई पूरी कोशिश करती हूँ कि रोमांस सीन ज्यादा ओपन ना हो जैसे इंग्लिश नॉवल में होते हैं।
बट अगर आपको थिक नहीं लगता तो मैं ये रोमांस एक्सप्लेन नहीं किया करूंगी। थैंक्स फॉर योर फीडबैक डियर। बाकी स्टोरी में भी अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें मेरी रेटिंग में कोई प्रॉब्लम लगती है या कमी लगती है, प्लीज शेयर किया करो। आपके फीडबैक से ही सब बेटर होगा। एंड टू माई डियर रोजेस, थैंक यू माई डियर सनीरा, थैंक यू सो मच नयाना, थैंक्स फॉर शोइंग योर लव। रुद्र तो एकदम से चौंक गया था। माही बड़े प्यार से उसे किस कर रही थी। एक छोटी सी किस के बाद माही रुद्र से अलग हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। रुद्र माही की आंखों में अपने लिए बस बेहिसाब प्यार देख पा रहा था। माही तुम? रुद्र ने इतना ही पूछा था कि माही ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। शाह, कुछ देर कुछ मत कहो रुद्र, अभी मुझे बस अपने हबी को प्यार करना है, माही ने प्यार से रुद्र को देखते हुए कहा। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने खामोशी से माही की कमर पर अपनी बाहें लपेट लीं। रुद्र ने अपना चेहरा हल्का सा माही की तरफ झुका दिया ताकि वो आसानी से उस तक पहुंच सके, जैसे वो जताना चाहता था कि मैं तुम्हारा हूं, जो चाहे कर लो। माही ने फिर प्यार से रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बारी बारी से उसकी दोनों गालों पर किस किया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वो बस अपनी चौकों का प्यार महसूस कर रहा था। माही ने फिर रुद्र की नाक पर किस किया, फिर माथे पर। उसने कुछ देर अपने होंठ वहीं रहने दिए। माही ने फिर अपने होंठ उसके माथे से हटाते हुए अपना माथा रुद्र के माथे से लगा लिया। रुद्र ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर माही की तरफ देखा। उन दोनों की तो नाक के साथ साथ पलकें भी टकरा रही थीं। माही आज उसे बेहद पास से महसूस करना चाहती थी, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि ये सपना नहीं हकीकत थी। आज तो बड़ी मेहरबानी की है जी आपने अपने इस हबी पर। इतने प्यार की वजह जान सकता हूं मैं, मिसेज महेश्वरी रुद्रांश सिंह राजावत। रुद्रांश ने माही की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर रुद्रांश की तरफ देखने लगी, जो उसके बेहद करीब था। माही ने तो उसके सवाल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बेतहाशा चूमने लगी। अरे अरे चौको, क्या हुआ? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई डिस्टेंस रिलेशन वाली गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से काफी वक्त बाद मिल रही हो, रुद्रांश ने हंसते हुए कहा। वही माही दिल भरकर रुद्रांश के चेहरे को किस के बाद उसके सीने से लग गई। माही ने तो आज रुद्र को बड़े कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। रुद्र कुछ समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर उसकी चौकों जो उस पर अपना हक जाता रही थी। चौको, बोलो तो क्या हुआ? रुद्र ने माही के बालों को हल्का सा सहलाते हुए पूछा। माही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर रुद्र के सीने से उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे प्यार। माही का जवाब सुनकर तो रुद्र किसी कोलाज के लड़के की तरह ब्लश कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने प्यार से माही की नाक पर किस कर लिया। माही ने भी रुद्र की नाक पर वापस से किस करते हुए कहा, आई लव यू रुद्र। अगर मेरी जिंदगी में कुछ सबसे ज्यादा अच्छा हुआ है तो वो तुमसे प्यार करना है। मैं तो जीने की उम्मीद तक छोड़ चुकी थी। मेरे पास कुछ नहीं था, यहां तक कि मैं तो अपना खाना तक पूरा नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ दिनों में मैं वैसे ही मर जाऊंगी, लेकिन फिर तुम आए, मुझे जीने की एक वजह मिली। तुमने मेरा साथ दिया। मेरी जिंदगी में जिस सपोर्ट की कमी हमेशा रही, तुमने मुझे वो सपोर्ट दिया। मुझे विश्वास दिलाया कि मैं भी अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। तुमने मुझे प्यार किया और प्यार करना सिखाया। तुम्हें पता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी को बताती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रुद्र खामोशी से माही की आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। वो भी मानो उसकी आंखों और बातों में कहीं खोया सा हुआ था। तुम मेरी पहचान हो रुद्र, तुम मेरा वजूद हो, मेरा सब कुछ हो। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू मुझे फिर से जीना सिखाने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए और मुझे इम्प्योर होते हुए भी अपनाने। माही ने नम आंखों से इतना ही कहा था कि रुद्र ने उसे आगे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और उसके होठों पर अपने होंठ रख लिए। रुद्र माही को बड़े जुनून के साथ किस कर रहा था। वो तो जैसे इस किस के जरिए माही के कहे हर थैंक यू का रिप्लाई दे रहा था।
एक डीप और पैशनेट किस के बाद रुद्र ने माही के होठों को रिहा किया था। तुम कभी इम्प्योर हो ही नहीं सकती चौको, तुम गंगा की तरह हो और गंगा कभी भी इम्प्योर नहीं होती, रुद्र ने माही से कहा और उसके माथे को चूम लिया। माही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो फिर से रुद्र के सीने से लग गई और आंखें बंद कर उसकी धड़कनें महसूस करने लगी। ये पल, ये लम्हे उनके लिए सबसे सुकून भरे थे। अगली सुबह सर्वज्ञ और मलंग को किसी जरूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए वो दोनों तो जल्दी उठ गए थे और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। चांदनी और रागिनी उन दोनों को खाना परोस रही थी। तभी रुद्रांश आकर मलंग के बगल में बैठ गया और उसने मलंग की गर्दन में अपनी बाजू लपेटते हुए पूछा, क्या हाल है जमाई राजा, और कहाँ है वो तेरा एक्स हस्बैंड, दिखाई नहीं दे रहा? उसे एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए उसे सुबह जल्दी ही कंपनी जाना पड़ा, मलंग ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा। मलंग और रुद्रांश की बात सुनकर रागिनी का चेहरा थोड़ा उतर गया था। कल रात रागिनी जब कमरे में पहुंची तो मल्हार कमरे में नहीं था। वो काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो कमरे में नहीं आया। सुबह भी जब वो जागी तो कमरा खाली था। ये मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहा है क्या? पर मुझे इससे बात करनी है, रागिनी ने मन ही मन सोचा। तभी उसके कान में रुद्रांश की आवाज पड़ी, वैसे खाना आज बहुत अच्छा बना है, इसकी सौतन ने बनाया है, सर्वज्ञ ने मलंग को कोनी मारते हुए कहा। क्या सर आप? मलंग ने इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने उसे टोकते हुए कहा, फिर से सर, तुझे कितनी बार बोला है कि घर पर मुझे भाई बुलाया कर। हम इस वक्त ऑफिस में नहीं है, मेरा असिस्टेंट तू सिर्फ ऑफिस में है, समझा? सर्वज्ञ ने मलंग की तरफ देखते हुए कहा। हाँ समझ गया, पर आप लोग जो समझते हैं वो ठीक नहीं है। जैसे वो आपका दोस्त है, मेरा भी बस दोस्त ही है। आप लोगों ने तो हम दोनों को गे साबित करके रखा हुआ है, मलंग ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तभी उनके कान में रुद्रांशी की आवाज पड़ी, गुड मॉर्निंग भाभी, प्लीज जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। वहीं मलंग, जिसने निवाला मुंह में डालने के लिए मुंह खोला था, उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया और हाथ से निवाला भी छूट गया था। रुद्रांशी तो आज पूरी सुहागन बन तैयार हुई थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, हाथों में भरकर लाल चूड़ियां पहनी थीं, मांग में पूरा सिंदूर भरा हुआ था, होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र। वो सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मलंग के तो सारे तार हिल गए थे। मलंग ने आज पहली बार रुद्रांशी को मेकअप किए हुए देखा था। कल भी जब उनकी शादी हुई तो रुद्रांशी ने बस शादी का जोड़ा पहना था, कोई मेकअप नहीं किया था। रुद्रांशी वेस्टर्न ही पहनती थी और ना के बराबर ही मेकअप करती थी, लेकिन आज जब उसने साड़ी पहनी और मलंग के नाम का श्रृंगार किया, वो तो किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। मेरी जान तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है, चांदनी ने रुद्रांशी के पास आते हुए उसे गले लगाकर कहा। थैंक यू भाभी, पर आप तो हमेशा की तरह मुझे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो आज, रुद्रांशी ने भी चांदनी पर अपनी बाहें लपेटे हुए कहा। चांदनी फिर रुद्रांशी से अलग हो गई और उसने अपनी आंख से काजल ले रुद्रांशी के कान के पीछे काला टीका लगा दिया। किसी की बुरी नजर ना लगे, चांदनी ने रुद्रांशी के माथे को चुनते हुए कहा। अबे मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। रुद्रांश ने मलंका की चीन को ऊपर कर उसका मुंह बंद करते हुए कहा। वहीं मलंग तो एकदम से शर्मा गया था। इसके बाद रागिनी भी रुद्रांशी के पास आ गई और उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, सही कहते हैं सभी, तुम सच में परी जैसी हो। थैंक यू भाभी, रुद्रांशी ने रागिनी के गले लगते हुए कहा। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जितना मुझे लगता है। आज आपकी पहली रसोई होगी और आपने ही खाना बनाया होगा ना? रुद्रांशी ने रागिनी से अलग होते हुए बच्चों जैसे एक्साइटमेंट के साथ कहा। हाँ तुम बैठो, मैं खाना लगती हूं तुम्हारे लिए, रागिनी ने प्यार से रुद्रांशी की गाल पर हाथ रखते हुए कहा। इसके बाद रुद्रांश की खुशी खुशी उछलते हुए अपने सर्वज्ञ भाई की तरफ चली गई और उसने सर्वज्ञ के पीछे आते हुए उसके गले में अपनी बाहें लपेट अपना चेहरा उसके कंधे पर रख लिया। गुड मॉर्निंग भैया, रुद्रांश